फिल्म की शुरुआत होती है यूरोप से, जहाँ एक लड़की जोफिया रहती है। उसे जर्मन नाजी सैनिक पकड़कर उसके अंकल लास्लो तोत के बारे में पूछते हैं। लास्लो तोत अपनी पत्नी एलिज़ाबेथ और भतीजी जोफिया के साथ वहीं रहता था, लेकिन यहूदी होने की वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ा और एक कैंप में शरण लेनी पड़ी। उसी कैंप से लास्लो तोत को अमेरिका जाने का मौका मिला, जहाँ बाकी शरणार्थियों के साथ उसे भी अपने कागज दिखाकर अंदर आने की इजाज़त मिली। अमेरिका पहुंचते ही लास्लो तोत की मुलाकात उसके कजिन अटीला से होती है, जो उसे ये खबर देता है कि उसकी पत्नी एलिज़ाबेथ और भतीजी जोफिया अभी भी जिंदा हैं। ये सुनते ही लास्लो तोत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत भावुक हो जाता है। हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि लास्लो तोत एक बहुत ही हुनरमंद आर्किटेक्ट है और इसी वजह से अटीला उसे अपने फर्नीचर वाले स्टोर पर ले जाता है, जहाँ वह खुद फर्नीचर बनाकर बेचता है। अटीला की एक बहुत ही सुंदर पत्नी है जिसका नाम ऑड्रे है। फिर अटीला ने अपनी पत्नी को लास्लो तोत के बारे में बताया और उसने तोत को अपने स्टोर में कमरा भी रहने के लिए दे दिया। अटीला ने यह भी बताया कि उसने अपना धर्म बदलकर खुद को कैथोलिक बनाया था, तभी उसकी शादी ऑड्रे से हो पाई और उसके बाद ही उसकी ज़िंदगी में तरक्की आई। आगे हम देखते हैं कि लास्लो तोत अपनी पत्नी एलिज़ाबेथ का भेजा हुआ एक खत पढ़ता है, जिसमें उसने लिखा था कि वो वहाँ बहुत मुश्किल में है, लेकिन जोफिया उसके साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर अगले दिन लास्लो तोत शहर के गरीब लोगों के साथ खाना खाने के लिए लाइन में लगता है और वहीं उसकी मुलाकात एक ब्लैक आदमी गॉर्डन और उसके बेटे से होती है। जब खाना ख़त्म हो जाता है तो गॉर्डन से कहता है कि वो अगली बार जल्दी आकर उनके लिए भी लाइन में लगेगा और धीरे धीरे उसकी गॉर्डन से दोस्ती हो जाती है। इसके बाद लास्लो तोत चर्च में जाकर पादरी से गुजारिश करता है कि वो उसकी पत्नी और भतीजी को वहाँ बुलाने का इंतज़ाम करें। पादरी भी कहता है कि वो कोशिश करेगा और फिर ऐसे ही दिन, हफ्ते और महीने बीतने लगते हैं। 2 महीने बाद लास्लो तोत और अटीला एक अमीर लड़के हैरिली से मिलने जाते हैं। अटीला बताता है कि उसने पहले भी हैरी के लिए काम किया है और अब हैरी अपनी बहन मैगिली के साथ मिलकर अपने पिता को सरप्राइज देने के लिए उनके स्टडी रूम को एक सुंदर लाइब्रेरी में बदलवाना चाहता है। फिर तीनों हैरी के बड़े और शानदार घर जाते हैं, जहाँ वो स्टडी रूम देखते हैं, जो कि बहुत छोटा सा होता है। तब लास्लो तोत कहता है कि वो इस कमरे को अच्छे से बदल सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा खर्च होगा। हैरी पूछता है कितना लगेगा, तो लास्लो तोत $2000 मांगता है। हैरी इस डील को फौरन मान लेता है और अटीला बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ $450 तक सोच रहा था। फिर वो ऑड्रे और टोत के साथ मिलकर घर पर खुश होकर पार्टी करता है, लेकिन कुछ देर बाद जब अटीला सोने चला जाता है तो ऑड्रे अकेले में लास्लो तोत से कहती है कि अब तुम हमारे घर में नहीं रह सकते क्योंकि तुम कैथोलिक नहीं हो। यह सुनकर लास्लो तोत थोड़ी देर शांत रहता है और फिर कहता है कि मैं इस बारे में कुछ न कुछ ज़रूर करूँगा। कुछ दिनों बाद हैरी के घर पर काम शुरू हो गया, जहाँ कई लोग मिलकर सब कुछ बदलने में लगे हुए थे। 2 हफ्तों की मेहनत के बाद लास्लो तोत ने लाइब्रेरी को पूरी तरह से तैयार कर दिया था। एक शाम जब बार गॉर्डन कुछ काम कर रहा था, तभी हैरी के पिता हैरिसन ली वहाँ आ गए और उन्होंने अपने घर के बाहर एक काले आदमी को काम करते हुए देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए। फिर वो सीधा अंदर गए और लाइब्रेरी को देखा तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए। अटीला ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये सब उनके बेटे हैरी ने उनके लिए सरप्राइज़ के तौर पर करवाया है, लेकिन हैरिसन और गुस्से में आ गया। उसने कहा कि कोई भी काला आदमी मेरी प्रॉपर्टी में नहीं घूम सकता और मेरी पुरानी लाइब्रेरी को तुम लोगों ने पूरी तरह बदल दिया, जबकि मुझे उसे बदलवाना ही नहीं था क्योंकि वो पहले से परफेक्ट थी। तब लास्लो तोत ने कहा कि ये काम
हमें आपके बेटे ने ही दिया था। लेकिन हैरिसन ने गुस्से में आकर कह दिया कि तुम दोनों यहाँ से उस काले आदमी के साथ चले जाओ। फिर सब लोग वहाँ से चले गए। इसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है और अटीला एक दिन सुबह लासलो तोत को उठाकर कहता है, हैरिसन ने हमारे काम के पैसे देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो चुका है और अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, इसलिए तुम्हें कहीं और जाना होगा। लासलो तोत अब फिर से गॉर्डन के साथ बेघर लोगों के लिए बनाए गए कैंप में रहने लगा था और वह छुपकर गॉर्डन के साथ ड्रग्स भी लेने लगा, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था और ड्रग्स से उसे थोड़ी राहत मिलती थी और वो अपने दुख कुछ देर के लिए भूल जाता था। दोनों अलग अलग जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम करने लगे और ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक हैरिसन खुद लासलो तोत से मिलने आया। उसने कहा कि उसे तोत से कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन तोत ने कहा कि उसका बॉस उसे अभी काम से नहीं जाने देगा। तब हैरिसन ने कहा कि वो पहले ही बॉस से बात कर चुका है। फिर वह उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया, जहाँ उसने एक मैगजीन दिखाई जिसमें हैरिसन के घर की उसी लाइब्रेरी की तस्वीर छपी थी जो तोत ने डिज़ाइन की थी। मैगजीन में उस डिज़ाइन को बहुत ही मॉडर्न और ख़ास बताया गया था। हैरिसन लासलो तोत से कहता है कि उसने उसके पुराने डिज़ाइनों के बारे में भी पता लगाया है और ये सब बातें उसे अटीला से पता चली हैं। फिर हैरिसन ने उसे उसके सारे पुराने डिज़ाइंस दिखाए, जिन्हें देखकर लासलो तोत बहुत इमोशनल हो गया। उसकी आंखों में बीते वक्त की यादें ताज़ा हो गई। हैरिसन आगे कहता है कि तुम्हारे डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थे और इसी वजह से मैगजीन में तुम्हें ब्रूटलिस्ट नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद तुमने अपने इस हुनर को छोड़ दिया। तब लासलो तोत धीरे से कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर वो कहता है कि अब मुझे अपने काम पर दोबारा लौटना होगा। ये सुनकर हैरिसन उसे उसके काम के पैसे दे देता है और साथ ही उसे अपने घर पर डिनर पर बुलाता है और ये भी बताता है कि उसने अटीला के हिस्से के पैसे भी दे दिए हैं। उसी रात लासलो तोत और गॉर्डन पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं और वहाँ दोनों शराब और बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं। संडे को लासलो तोत हैरिसन की पार्टी में पहुँचा तो हैरिसन ने बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। जब सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे तब हैरिसन ने सबके सामने लासलो तोत की खूब तारीफ की। तब लासलो तोत ने कहा कि उसका काम हमेशा से सबसे अलग रहा है और उसने अपनी सिटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन यहूदी होने के कारण जब होलोकास्ट हुआ तो उसे सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा और उसकी पत्नी और भतीजी अभी भी वहीं फंसी हुई है। तभी वहाँ मौजूद माइकल हॉफमैन नाम के एक आदमी ने लासलो तोत से वादा किया कि वह उसकी फैमिली को यहाँ लाने में पूरी मदद करेगा। तब हैरिसन ने कहा कि माइकल प्रेसिडेंट के लिए काम करता है और अगर उसने वादा किया है तो वह ज़रूर निभाएगा। पार्टी में सभी लोग उस लाइब्रेरी को देख रहे थे जो लासलो तोत ने बनाई थी और सब उसके डिज़ाइन की खूब तारीफ कर रहे थे। उसके बाद हैरिसन सभी लोगों को लेकर एक दूर की पहाड़ी पर ले गया और कहा कि ये ज़मीन उसने खरीद रखी है और यहाँ वो अपनी माँ के नाम पर एक कम्युनिटी सेंटर बनवाना चाहता है जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। फिर वो लासलो तोत से कहता है कि वो चाहता है कि तुम इस जगह को एडवांस तरीके से डिज़ाइन करो, क्योंकि ये मेरा सपना है और मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। तब लासलो तोत कहता है कि सर ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ, लेकिन हैरिसन उसे साफ कहता है कि तुम ही ये करोगे और तुम्हें ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा करना होगा, चाहे इसमें जितना भी वक्त या पैसा क्यों न लगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और बहुत जल्दी तुम्हारा परिवार भी यहाँ आ जाएगा, तो अब तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर लासलो तोत इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद हैरी उससे मिलता है
और बताता है कि उसके डैड ने उसे भी लास्लो तोत के साथ इस प्रोजेक्ट को संभालने का जिम्मा दिया है। तो लास्लो तोत कहता है कि हाँ, इस काम के लिए कई लोगों की मदद लेनी होगी। अगले दिन हैरिसन फिर से लास्लो तोत से मिलता है और जब लास्लो तोत कहता है कि उसने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया है और अगर वो चाहे तो वो उसे दिखा भी सकता है, तब हैरिसन कहता है कि मैंने कल रात एक सपना देखा था और मैं चाहता हूँ कि डिज़ाइन उसी के हिसाब से हो। उस डिज़ाइन में एक थिएटर जैसा हिस्सा हो जो सभी स्टूडेंट्स के लिए हो और एक कमरा जिम के लिए भी हो और मेरी माँ का एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरियल भी हो। ये सब बातें सुनकर लास्लो तोत उन सब चीज़ों को ध्यान से लिखना शुरू करता है। कुछ दिनों बाद लास्लो टोथ ने हैरी और माइकल के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर बात करना शुरू किया और हैरी ने उसे कुछ अलग तरीके से बनाने की बात कही। तब लास्लो टोथ ने कहा कि तुम्हारे डैड ने इसमें पहले ही कुछ चीज़ें जुड़वाने को कहा है। तो हैरी बोला कि मैं उनसे बात कर लूँगा। हैरी चाहता था कि उसमें एक लाइब्रेरी और एक छोटा चैपल भी हो। फिर माइकल ने लास्लो तोत को बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए हैरिसन ने $8.5 लाख का बजट तय किया है और तुम्हें इसी में सब कुछ पूरा करना होगा। लास्लो तोत मान गया और काम की जगह पर जाकर अपने डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया और वो हर चीज़ अपने दोस्त गॉर्डन से भी शेयर करता था। एक महीना बीत गया और अब भी लास्लो तोत गॉर्डन के साथ ड्रग्स लेता था। एक दिन उसे लेने जेम्स आया क्योंकि उन्हें यह प्रोजेक्ट बड़े बड़े लोगों को दिखाना था, लेकिन उस वक्त लास्लो तोत बहुत घबराया हुआ था क्योंकि ड्रग्स के असर से वो पूरी तरह से होश में नहीं था। फिर भी हिम्मत करके वो सबके सामने अपना पूरा डिज़ाइन लेकर आया और उसका डिज़ाइन बहुत ही मॉडर्न और ख़ास था, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो गए और लास्लो तोथ ने उन्हें अपने काम के बारे में बताना शुरू किया। तब सब लोग उसके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने हैरिसन और लास्लो तोथ दोनों की काम की खूब तारीफ की। फिर इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया और क्योंकि हैरिसन बहुत अमीर था, ये प्रोजेक्ट पूरे देश में एक बड़ा और ख़ास प्रोजेक्ट माना जाने लगा। दुनिया भर से सामान मंगवाकर इस पर काम शुरू किया गया। एक साल बाद आखिरकार लास्लो तोत को उसका परिवार भी मिल गया। उसकी पत्नी एलिज़ाबेथ और उसकी भतीजी जोफिया वहाँ शिफ्ट होने आई और लास्लो तोत सालों बाद अपने परिवार से मिलकर बहुत इमोशनल हो गया। फिर रात को सब लोग हैरिसन के साथ डिनर पर गए तो हैरिसन ने लास्लो तोत की खूब तारीफ की, जिसे सुनकर एलिज़ाबेथ बहुत खुश हो गई। वहीं हैरिसन एलिज़ाबेथ की इंग्लिश से बहुत प्रभावित हुआ तो एलिज़ाबेथ ने कहा कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है और जर्नलिस्ट भी है। ये सुनकर हैरिसन और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और बोला कि मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ। इस बीच हैरी जोफिया से बात करने लगा और उस पर लाइन मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन जोफिया कुछ नहीं बोल रही थी। फिर लास्लो तोत की मुलाकात हैरिसन से हुई, जहां हैरिसन ने बताया कि उसने एक और आर्किटेक्ट को डिज़ाइन दिखाए हैं और अब उन दोनों को मिलकर कुछ बदलाव करने होंगे। ये बात लास्लो तोत को बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन उसे ये बात माननी पड़ी। फिर वो एलिज़ाबेथ और जोफिया को अपने घर लेकर आया और जोफिया को उसका कमरा दिखाया और फिर वो एलिज़ाबेथ के साथ अपने कमरे में सो गया। वक्त धीरे धीरे बीत रहा था और जोफिया हमेशा की तरह एलिज़ाबेथ का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन हैरिसन उन्हें साइट पर लेकर गया और बोला कि उसने एलिज़ाबेथ के जर्नलिज्म के काम के बारे में पता लगाया है और वो चाहता है कि एलिज़ाबेथ शहर में उसके एक दोस्त की न्यूज़पेपर कंपनी में काम करे। यह सुनकर एलिज़ाबेथ बहुत खुश हो गई। उसने यह काम करने के लिए हाँ कह दिया। वहीं दूसरी तरफ लास्लो तोत जेम्स पर बहुत गुस्सा हो गया क्योंकि उसके डिज़ाइन को बदलकर उसकी ऊंचाई कम कर दी थी। इस पर लास्लो तोत बोला कि वो किसी और डिज़ाइनर का काम बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे वही ऊंचाई चाहिए जो उसके प्लान की थी। लेकिन जेम्स ने कहा कि ये सब करने को
हैरिसन ने कहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट का बजट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तब लास्लो तोथ साफ साफ कहता है कि ये चीज़ें मेरी मंजूरी के बिना नहीं होंगी, जिस पर जेम्स बोलता है कि तुम्हें इस बारे में हैरिसन से बात करनी चाहिए। लेकिन लास्लो तोथ उसे साफ बोल देता है कि तुम पहले की तरह ही काम करोगे। और जब जेम्स कहता है कि इससे फिर से हमारा बहुत नुकसान होगा, तब लास्लो तोथ कहता है कि वो पैसे मेरी फीस से काट लेना, लेकिन ये दीवार मेरी बनाई गई ऊंचाई के हिसाब से ही बनेगी और इस दीवार का असली मतलब हमें फिल्म के आखिर में पता चलेगा। फिर लास्लो तोथ कई महीनों तक अपनी टीम के साथ पूरे मन से उस प्रोजेक्ट में लगा रहा, लेकिन अब उस काम में हैरिसन के कुछ और आर्किटेक्ट्स को भी जोड़ा गया था, जिनको ये डिज़ाइन कुछ अजीब लग रहा था और इसी बात को लेकर उनकी लड़ाई हो गई। लेकिन तभी हैरिसन ने आकर बीच में सब शांत कराया और लास्लो तोथ से बोला कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। लास्लो तोथ ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला तो हैरिसन अपने आर्किटेक्ट से कहता है कि अब तुम लोग हर चीज़ पहले मुझे बताओगे और मैं खुद अपने तरीके से लास्लो तोथ को समझाकर मना लूँगा, जिस पर बाकी आर्किटेक्ट भी मान गए। फिर लास्लो तोथ ने इस प्रोजेक्ट में गॉर्डन और उसके बेटे को भी काम पर लगा दिया था। थोड़ी देर बाद हैरी लास्लो तोथ से मिला और बोला कि तुम प्रोजेक्ट की हाइट को बहुत ज़्यादा रखना चाहते हो और उसके लिए अपने पैसे लगाना चाहते हो, लेकिन हम अपने पैसे इसमें नहीं डाल सकते। तो लास्लो तोथ साफ कहता है कि नहीं, ये मैं खुद करूँगा। तब हैरी कहता है कि ठीक है, फिर तुम ही पैसे भरो। फिर लास्लो तोथ हैरी से पूछता है कि तुम इतने पैसे लाते कहाँ से हो। इस पर हैरी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। फिर हैरी एक और बात बताता है कि तुम्हारी भतीजी जोफिया की वजह से हमारे कुछ मेहमान थोड़ा अजीब महसूस करते हैं, क्योंकि वो सबसे अजीब तरीके से बात करती है, लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर है और कोई भी उसके जैसी लड़की को पाना चाहेगा। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं। तो क्या तुम हमारी दोस्ती करवा सकते हो? ये सुनकर लास्लो तोथ हंसने लगा और बोला कि दोस्ती ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती। कुछ देर बाद हम जोफिया को एक तालाब किनारे बैठा हुआ देखते हैं और तभी हैरी उसके पास आया और उसके बारे में सवाल पूछने लगा। दूसरी तरफ हैरिसन अपने सभी मेहमानों और लास्लो तोथ के साथ पार्टी कर रहा था, जिसमें एलिजाबेथ भी थी। और उसने जोफिया और हैरी को एक साथ आते हुए देखा तो जोफिया थोड़ी अनकंफर्टेबल सी लग रही थी। थोड़ी देर बाद सब वापस जाने लगे और हैरिसन एलिजाबेथ को लेकर जा रहा था। तभी वहाँ लास्लो तोथ गुस्से में आया और एलिजाबेथ को लेकर बाहर निकल गया। वो उस माहौल से काफ़ी परेशान हो चुका था और वो एलिजाबेथ को सारी बात बताने लगा, लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि पहले धीरे चलो। फिर रास्ते में उसने बताया कि वो हैरी की हरकतों और बाकी आर्किटेक्ट्स की बार बार दखल अंदाजी से बहुत थक गया है। फिर जब वो दोनों घर लौटे तो एलिजाबेथ ने डिज़ाइंस को देखा और बोली कि अगर तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम शहर में जाकर रह सकते हैं। लेकिन लास्लो तोथ कहता है कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करके वापस चले जाएंगे। और ऐसे ही साल बीतते गए। काम अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक ट्रेन में बहुत सारा सामान आ रहा था और वो ट्रेन पटरी से उतर गई। वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और इस हादसे से हैरिसन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हैरी भी बहुत परेशान था। 7 डिब्बों का सारा माल जल गया और कुछ लोग भी मारे गए। तब हैरिसन कहता है कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन जेम्स कहता है कि ये खबर बाहर जा चुकी है। तब लास्लो तो कहता है कि हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे और फिर से माल मंगवाएंगे, लेकिन हैरिसन कहता है कि इस हादसे से मेरा बहुत नुकसान हुआ है और अब मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को यहीं बंद करवा रहा हूँ। अब
लोग इस हादसे के लिए भी मुझे ही जिम्मेदार मानेंगे और इसका सारा नुकसान मुझे ही उठाना पड़ेगा। ये सुनकर लासलो तोत बहुत दुखी हो गया और एडिसन कहता है कि अब ये प्रोजेक्ट बंद हो गया है, तुम कुछ दिन यहाँ रह सकते हो और फिर यहाँ से चले जाना। ये बात सुनकर लासलो तोत अंदर से टूट गया और बहुत दुखी हो गया। फिर लासलो तोत जब घर पहुँचा तो बहुत गुस्से में था। एलिजाबेथ ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन लासलो गुस्से में ही बाहर चला गया। फिर कहानी में हमें 3 साल बाद के न्यूयॉर्क को दिखाया जाता है, जो अब धीरे धीरे तरक्की कर रहा था। वहीं हमें फिर से जेम्स दिखाई देता है, जो एक बिल्डिंग में जाकर लासलो तोत को ढूंढता है और ऊपर जाकर देखता है कि लासलो तोत बाकी आर्किटेक्ट के साथ काम में लगा हुआ है। तब जेम्स उससे मिलता है और लासलो तोत उसे पहचान लेता है। शाम को लासलो तोत अपने परिवार के साथ डिनर पर होता है, जहाँ जोफिया और उसका पति बताते हैं कि अब वे लोग मनीला शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके पति का परिवार वहीं पर है और वहीं वे अब बच्चों का भी प्लान कर रहे हैं। तब जोफिया लासलो तोत से कहती है कि आप भी हमारे साथ चलिए, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि हमें अब यहाँ पर अच्छा काम मिल गया है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तब लासलो तोत ने सबको बताया कि आज उसके पास हैरिसन का आदमी आया था और उसने कहा कि वो कम्युनिटी सेंटर का काम फिर से शुरू करवाना चाहता है। ये खबर सुनकर सब लोग चौंक गए और एलिजाबेथ ने कहा कि क्या हैरिसन फिर से पूरे पैसे खर्चने को तैयार है। फिर लासलो तोत ने कहा कि हमें इसी हफ्ते इटली जाकर वो मार्बल लेना होगा जो हमने पहले से तय किया था। एलिजाबेथ ने पूछा कि तुम कितने दिनों में लौट आओगे, तो लासलो तोत ने कहा कि मैं 10-12 दिन में वापस आ जाऊंगा। रात को लासलो तोत ने अपने घर से नशे का सारा सामान उठाया और निकल पड़ा। फिर कहानी हमें इटली के करारा शहर ले जाती है, जहाँ लासलो तोत और एडिसन दोनों पहुँचे और उनका वहाँ से मार्बल लेने का सपना बहुत पुराना था। वहीं लासलो तोत को उसका एक दोस्त भी मिल गया। फिर तीनों पहाड़ों की तरफ गए और वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर मार्बल मिला जो हैरिसन को बहुत पसंद आया और लासलो तोत ने कहा कि यही मार्बल हमारे कम्युनिटी सेंटर के लिए सबसे सही रहेगा और इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि अब यही मार्बल खरीदा जाएगा। रात को सब लोग शहर की एक जगह पर पार्टी कर रहे थे और लासलो तोत वहाँ एक खूबसूरत औरत के साथ डांस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हैरिसन उसे देख रहा था। फिर लासलो तोत नशा करने के लिए वहाँ से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद हैरिसन भी शराब के नशे में उसे ढूंढता हुआ नीचे आया और उसने देखा कि लासलो तोत एक कोने में नशे में पड़ा हुआ है। तब हैरिसन उसके पास गया और बोला कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम्हारा काम भी कमाल का है। ये कहकर हैरिसन ने लासलो तोत के साथ रेप किया। फिर कुछ सालों के बाद कम्युनिटी सेंटर का काम काफ़ी तेज़ी से चलने लगा और अब वो लगभग पूरा हो गया था। अंदर से भी वो बहुत सुंदर दिखने लगा था और लासलो तोत उस जगह को बहुत ऊंचा बना रहा था। तभी वहाँ कुछ लोग लकड़ियों से करतब दिखाने लगे और लासलो तोत का ध्यान उस ओर चला गया। उसे डर लग रहा था कि अगर ऊपर से कुछ गिर गया तो किसी की जान भी जा सकती है। वहाँ पर गॉर्डन लासलो तोत को समझाने आया, लेकिन लासलो गुस्से में था और बोला कि अब वह किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर वो एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकल गया और रास्ते में एलिजाबेथ ने कहा कि मुझे अटीला से बात करनी है, लेकिन लासलो बोला कि मैं उससे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उसने मुझे रास्ते पर छोड़ दिया था। एलिजाबेथ ने कहा कि उसने तुम्हारी काफ़ी मदद भी की है, लेकिन लासलो तोत ने कहा कि उसकी बीवी ने तो मुझे साफ कहा था कि घर से निकल जाओ, वो लोग मुझे पसंद नहीं और वो बस इसलिए मुझे नहीं रख सके क्योंकि उस वक्त
मेरे पास काम नहीं था और ये बात तुम समझ नहीं पा रही हो। फिर रात को एलिजाबेथ के शरीर में तेज दर्द होने लगा और वो बहुत तड़पने लगी। ऐसा उसे कई बार होता था। तब लासलो ने देखा कि उसकी दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई हैं। उसने एलिजाबेथ से पूछा, लेकिन उसने कहा कि दवाइयाँ घर पर नहीं हैं और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर लासलो ने अपने पास से नशे की चीज़ निकाली और एलिजाबेथ को एक इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसका दर्द थोड़ा कम हो गया और उसे आराम मिला। दूसरी तरफ कम्युनिटी सेंटर में मार्बल का पूरा काम हो गया था, जिससे वो जगह और भी सुंदर लगने लगी और अब पूरा सेंटर बनकर तैयार हो गया था। और तब तक एलिजाबेथ और लासलो तो दोनों अस्पताल में आ चुके थे ताकि एलिजाबेथ का इलाज हो सके। वहाँ पर एलिजाबेथ ने लासलो से पूछा कि क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने मुझसे क्या कहा था? तो लासलो बोला कि नहीं, मुझे बस ये याद है कि मैं तुम्हारे करीब था। तब एलिजाबेथ ने कहा कि हम अब ये जगह छोड़कर वापस अपने देश चले जाएंगे। और तब लासलो तोत को ये एहसास हुआ कि शायद उसने एलिजाबेथ को ये बात बता दी थी कि हैरिसन ने उसके साथ इटली में ज़बरदस्ती गलत काम किया था। एक हफ्ते बाद एलिजाबेथ हैरिसन के घर पहुंची तो वहां वो अपनी टीम और बच्चों के साथ मीटिंग कर रहा था और उसने बहुत प्यार से एलिजाबेथ को अंदर बुलाया और उनके साथ बैठने को कहा। लेकिन एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने सबके सामने बोल दिया कि हैरिसन, तू बहुत बुरा इंसान है, तूने मेरे पति के साथ ज़बरदस्ती की है। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हैरान रह गए और हैरी को भी गुस्सा आ गया। लेकिन एलिजाबेथ बार बार यही कहती रही, ये सच है और ये कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि ये इसने ही किया है। और जब हैरी का गुस्सा बढ़ गया तो उसने एलिजाबेथ को धक्का दिया और उसे घसीटते हुए बाहर निकाला। तब मैगी ने आकर एलिजाबेथ को संभाला। हैरी अपने पिता को ढूंढने के लिए घर गया, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। और फिर उसने बहुत सारे लोगों की मदद से उन्हें ढूंढना शुरू किया, लेकिन तब तक हैरिसन घर छोड़कर बहुत दूर जा चुके थे और शायद उन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी। और ये बात फिल्म में सीधे नहीं दिखाई गई, लेकिन आवाज़ और माहौल से ऐसा ही लगता है कि हैरिसन ने खुदकुशी कर ली है। फिर कहानी हमें 1980 के वक्त में ले जाती है। तब तक एलिजाबेथ की मौत हो चुकी थी और लासलो तोत का पूरी जिंदगी का काम अब वेनिस पिनेकल ऑफ आर्किटेक्चर के फेस्टिवल में दिखाया जा रहा था, जिसमें एक मार्गरेट कम्युनिटी सेंटर भी था जिसे सबसे खास माना गया था। वहाँ जोफिया अब बूढ़े हो चुके लासलो टोत को लेकर पहुंची और उनके साथ उनकी बेटी डैनी भी थी। डैनी वहाँ पर सबको अपने अंकल लासलो टोत के काम के बारे में बता रही थी, जिसमें वो बताती है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत मुश्किलें देखी और उन्हीं मुश्किलों से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने आर्ट को बनाया, जिसमें कम्युनिटी सेंटर की जो बड़ी दीवार थी वो उन्होंने उस दर्द को याद करके बनाई थी जब उन्हें रेफ्यूजी कैंप में छुपकर रहना पड़ता था। और वो सारी भावनाएं उनके डिज़ाइन में साफ नज़र आती हैं। उस रेफ्यूजी कैंप में बहुत सारे लोग मौजूद थे और इसी वजह से उस सेंटर को इतना बड़ा बनाया गया था। और लासलो टोत कभी भी अपने डिज़ाइन में कोई समझौता नहीं करता था, क्योंकि उसका हर एक डिज़ाइन उसके अपने जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ होता था और उसने जो कुछ भी जिया और सहा वही सब उसकी कला में नज़र आता था। और आखिर में डैनी सबको बताती है कि लासलो टोत हमेशा ये मानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि वो उनकी आखिरी मंजिल थी। यानी उनके लिए सफ़र से ज़्यादा उस मंजिल का होना ज़रूरी था, क्योंकि बिना मंजिल के उस सफ़र का कोई मतलब ही नहीं था। और फिर अंत में एक बार फिर से हमें जोफिया नज़र आती है और यहीं पर ये बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली फिल्म ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।